हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं डाटा एनालिटिक्स का यूनिट 5 पढ़ने। तो देखो, इसमें यूनिट 5 जो है बेसिकली फ्रेमवर्क है, और इसमें हमारा थोड़े से जो यूजेस होते हैं फ्रेमवर्क के वो सारे हैं, ठीक है। जैसे फ्रेमवर्क एंड विजुअलाइजेशन टूल है, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जो आर है, ठीक है। हम लोग डाटा एनालिटिक्स का जो एक सॉफ्टवेयर है आर है, आर नाम से सॉफ्टवेयर है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसमें क्या क्या टॉपिक है, मैप रिड्यूस, हडूप, पीक, हाइव, ये सारे जो है सिस्टम सिस्टम एंड एप्लीकेशन और विजुअलाइजेशन क्या क्या है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। और देखो, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस यूनिट से। हडूप की जो इकोसिस्टम है वो NoSQL और विजुअलाइजेशन, ये 100% करके ही आना है आपको। जो कि भी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके मैंने 3 टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बताइए आपको मेरा नोट्स जो है एकदम डिटेल में रहता है। इससे पहले हमारे चैनल पे आपको 1 2 3 मिलना है, कि यूनिट 4 मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। यूनिट 4 जो है आपको थोड़ी देर में हो सके तो अपलोड हो जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग में आ जाएगा, क्योंकि उससे थोड़ी न्यूमेरिकल है और मुझे उसको नोट्स को समराइज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो बेसिक समझो कि फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क क्या है? दे आर द टूल दैट प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज एंड प्रोसेस एनालाइज लार्ज डाटा सेट। क्या होता है कि एक टाइप का ना प्री डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे बना बनाया हुआ बिल्डिंग है। जैसे घर में कहीं अगर हम लोग कोई घर वगैरह खरीदने जाते हैं शहर वगैरह में, उनको देखते हो 1 BHK 2 BHK का मिलता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी रहता है पूरा, मतलब साइड साइड से सब कुछ बना रहता है, बस अपना आप सामान लाइए और उसमें शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो ऐसे करके, तो ऐसे फ्रेमवर्क है जो क्या करता है हम लोग को एक प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर देता है क्या करने के लिए, मैनेज प्रोसेस एनालाइज लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए। तो ये इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्लान। क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है दैट हेल्प कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। फ्रेमवर्क क्या करता है, ये मतलब डाटा एनालिटिक्स में ये हेल्प क्या करता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बताता है कैसे हम रॉ डाटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हमारे फ्रेमवर्क का देखो, अगला टॉपिक क्या है, मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या है, बेसिक समझो। हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा होगा ना, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, देखो पहले देखो क्या है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, ठीक है। और प्रोसेसिंग डाटा क्या करने के लिए, प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन, इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर करो या फैशन करो, मैनर लिख रहे हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन फैशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड में हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। क्या करते हैं, डाटा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं एंड फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करता है, मैप पार्ट क्या करता है, मैप पार्ट होता है इसमें, रिड्यूस पार्ट होता है, मैप ऑफ रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं। मैप देखो समझो क्या करते हैं, पहले हमारे पास मैप पार्ट है, मैप पार्ट में क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर में रखते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। रिड्यूस फेज में क्या करते हैं, उस डाटा को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, मैप के रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं। जो मैप और रिड्यूस का वैल्यू है दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। इसके स्टेप्स क्या हैं, हमको मान लो पहले कहते हैं इनपुट डाटा लेना, ठीक है। लार्ज डाटा सेट है, उसको हम मैप फेज में देंगे। मैप फेज में क्या क्या, कन्वर्ट्स डाटा इनटू की वैल्यू पेयर। मैप क्या करता है, की वैल्यू पेयर में डाटा को कन्वर्ट करेगा। फिर इसमें दूसरा स्टेप क्या था, शफल एंड सॉर्ट। क्या करेगा, जिसका सेम की होगा, जिस जिस वैल्यू का सेम की होगा उसको एक साथ कर देगा। रिड्यूस फेज क्या कर देगा, कंबाइन जिस जो सेम वैल्यू था उसको कंबाइन करके सिंगल की में रखेगा। और फाइनली हमारे लास्ट में आउटपुट मिल जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, हैंडल्स वेरी लार्ज डाटा। क्या करता है, बहुत बड़ी डाटा को हैंडल करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग, नाम से पता चला मैप रिड्यूस में क्या करते हैं वो, प्रोसेसिंग डाटा। इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समझो एक सिस्टम ये है, एक मतलब एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो हम क्या करके ना सब पे अब एक ही टास्क के सारे डाटा को तोड़ तोड़ के दे देंगे, जिससे क्या होगा, प्रोसेसिंग जो है फास्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सिंपल प्रोग्राम मॉड्यूल होता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल डाटा, ये छोटे डाटा के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये छोटे डाटा को कितना तोड़ गया, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रखता है जब डाटा को, तो एक छोटे डाटा को कितना तोड़ोगे आप, ठीक है। फिर रहता है स्लो फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्यों है स्लो होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम बढ़ा नहीं सकते इसके, मतलब अगर स्टोरेज बढ़ाना चाहो एक टाइम के बाद तो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या था, मैं सॉरी हडूप। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हडूप है। हडूप क्या है, ये भी एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। जो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। हमने देखो इसके इसके आर्किटेक्चर अगर बनाना कोई बोले तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। और एक आता है मैप रेड्यूस, जो हम पढ़ चुके हैं यार, इसके नीचे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हडूप HDFS क्या था, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डाटा को मल्टीपल मशीन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या करता है, मान लो तुम्हारे पास जैसे मान लो एक बहुत बड़ा डाटा सेट आएगा, उसको क्या करेगा, छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ के अलग अलग पे स्टोर कर देगा, कर देता है। और फॉल्ट टॉलरेंस, ताकि कोई अगर गलती, देखो अब क्या हुआ, तुम्हारा जो डाटा है उसको मैं तोड़ तोड़ के अलग अलग सिस्टम पर रख दिया, लेकिन उसके साथ मैंने एक कॉपी भी रखता है। बाई चांस अगर कोई फॉल्ट, मतलब कोई अगर कमी की वजह से तुम्हारा एक सर्वर चला जाए,
दूसरी जगह जो है डाटा मतलब आप खुद तो दूसरी जगह से डाटा क्या करो, मंगा सको, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इट हैज़ मेनली टू कंपोनेंट्स। इसमें क्या दो कंपोनेंट है, नेम नोड और डाटा नोड। नेम नोड क्या होता है, मास्टर, मास्टर नोड, ये जो मास्टर नोड है जो ऊपर कंट्रोलर पे है, ठीक है। और फिर आता है इसके स्लेव। स्लेव मतलब क्या हुआ, एक मेन वेयर हाउस में डाटा रखा हुआ, उसके बाद से उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट में रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा अगला देखो, इसके एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है, कि हम एक यूज़र के जो सर्वर का डाटा है वो अलग अलग सर्वर पे रखा हुआ रहता है, जिसका डाटा आया था कि अगर बाई चांस कोई सर्वर डाउन होता है तो हम किसी और सर्वर से उसका डाटा मंगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक, इसका अगला पार्ट क्या था, आर्किटेक्चर में मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस मतलब समझ ही रहे हो आपकी, मतलब की वैल्यू पेयर में तोड़ना और फिर उसको एक साथ कंबाइन करके, और की वैल्यू पेयर में तोड़ना, फिर उसको रिड्यूस करके उनको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। फिर क्या होता है, यार फुल फॉर्म एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएशन। इसका मतलब समझो, जो हमारे पास रिसोर्स है ना उसको कितना इफिशिएंटली मैनेज करते। देखो, क्लस्टर रिसोर्स को मतलब ग्रुप हो रिसोर्स का, उसको इफेक्टिव में भी मैनेज करते हैं ताकि मल्टीपल जॉब एक साथ चल सके। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्लस्टर होगा मतलब एक ग्रुप होगा रिसोर्स का, उसको हम इफेक्टिव में मैनेज करेंगे, जिसको जितनी आवश्यकता होगी दे देंगे, ताकि जो हमारा जॉब है मल्टीपल जॉब एक साथ चल सके, ठीक है। एक एक तरह है, क्या है ये, मतलब एक एकता बताता है कैसे ये मशीन पर कौन सा जॉब होगा। ये बताता क्या है, कौन सी मशीन पे कैसा जॉब होगा, ठीक है। क्या बताता है ये बताता है कि कौन सी मशीन पे कैसा जॉब होने वाला है, ठीक है। हमारा इसमें अगला टॉपिक आ जाता है, हमारा अगला टॉपिक क्या जाता है, पिक। पिक क्या है, समझो, हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, पिक, फिर हाईवे, ठीक है। पिक क्या है, इट इज़ अ हाई लेवल डाटा प्रोसेसिंग टूल। क्या है, ये भी हाई लेवल का डाटा प्रोसेसिंग टूल है, ठीक है। डाटा को प्रोसेस करने के हाई लेवल का टूल है, विच इज सॉरी यूज्ड विथ हडूप। किसके साथ यूज होता है, हडूप के साथ, टू एनालाइज लार्ज डाटा सेट इजली, ताकि हम इजी वे में लार्ज डाटा सेट को एनालाइज कर सकें हडूप में। उसके लिए हम पिक का यूज़ करते हैं। इसकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज पिक लैटिन है। इसको पिक लैटिन में लिखा गया था। एक सिंपल स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो एसक्यूएल जैसा लॉजिक पे, तो एक सिंपल लैंग्वेज है जो एसक्यूएल जैसा लॉजिक पे हडूप के लिए ऑप्टिमाइज है, हडूप के लिए ऑप्टिमाइज वे में है, ठीक है। इसका एडवांटेज समझ लो, इजी टू रीड एंड राइट, मतलब सॉरी इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। हम इजी वे में कोड लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेस कोड देन मैप रिड्यूस, ये मैप रिड्यूस से ज़्यादा कोड रखता है, ठीक है। हैंडल्स लार्ज डाटा सेट, ये लार्ज डाटा सेट को हैंडल कर सकता है, मतलब मैप रिड्यूस को समझ एक तरीके से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा आता है डिसएडवांटेज, नो सुटेबल फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए नहीं है। जैसे रियल टाइम प्रोसेसिंग इन द सेंस समझो कि तुम, ये जो स्टॉक मार्केटिंग होता है वो रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है। जैसे डाटा आता है प्रोसेस होता है तो वैसे ही आउटपुट दिखता है कि क्या स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। फिर हमारा होता है स्लोअर देन स्पार्क, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्पार्क होते हैं कुछ, और वही भी ओपन टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं, तो उनसे क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। हमारे पास आता है हाइव। हाइव क्या है, इट इज़ ओपन सोर्स डाटा वेयर हाउस टूल। मतलब क्या है, एक डाटा वेयर हाउस टूल है, ओपन सोर्स है, ठीक है। ऑफ मतलब इसके लिए कुछ पैसा वैसा नहीं है। ओपन सोर्स मतलब समझ एकदम कोई भी यूज़ कर ले, ठीक है। इसमें क्या होता है, हडूप इकोसिस्टम यूज्ड टू बिल्ड क्वेरी एनालाइज बिग डाटा यूजिंग एसक्यूएल लाइक क्वेरीज। इसको क्या कहते हैं, जैसे बिग डाटा क्वेरीज का यूज़ करके इसकी एनालाइज करते हैं, ठीक है, हाइप का यूज़ करके। इट इज़ स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डाटा, स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डाटा तुम सपोर्ट करता है। देखो हाइप क्या है, एक ओपन सोर्स है जो एक डाटा वेयरहाउस टूल है। क्या है, एक डाटा वेयरहाउस टूल है जो हडूप के ऊपर बिल्ड है। किसके ऊपर बिल्ड है, हडूप के ऊपर बिल्ड किया जाता है। ये बिग डाटा को एसक्यूएल लाइक क्वेरीज के थ्रू क्या करता है, एनालाइज करने की फैसिलिटी हमको देता है, ठीक है। समझे, फैसिलिटी देता है। इसका एडवांटेज क्या है, इजी फॉर एसक्यूएल यूजर, जो एसक्यूएल यूजर के लिए इजी होता है। हैंडल लार्ज डाटा सेट, बड़े डाटा सेट को इजीली हैंडल कर लेगा। नो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स कोडिंग, इसके लिए कॉम्प्लेक्स कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। देखो ये भी रियल टाइम क्वेरी हैंडलिंग के लिए नहीं हो पाएगा। लिमिटेड अपडेट एंड डिलीट ऑप्शन, बहुत कम अपडेट और डिलीट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हाइव का, वो आर्किटेक्चर है, समझे। क्योंकि आर्किटेक्चर बनाने के लिए देता है। तो देखो, हमने जो आर्किटेक्चर है हाइव का, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्लाइंट, सर्वर और स्टोरेज। क्या है, क्लाइंट, सर्वर और स्टोरेज, बेसिक समझो। इसमें देखो, क्लाइंट, सर्वर और स्टोरेज में क्या होगा, वो अपन बोथ रो एंड कॉलम, ये क्या करता है, बोथ रो एंड कॉलम पे जो है ये काम करता है, समझ ना। वर्क रीडिंग है, वर्क ऑन बोथ रो एंड कॉलम, ठीक है। हम क्या करते हैं, थ्रिप्स, देखो क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, क्लाइंट सर्वर में थिप सर्वर, ठीक है। तुम्हारा ये थिप है, थ्रिप्ट नहीं है, थिप है, थिप सर्वर है, ठीक है। थिप सर्वर, जेटीपीसी सर्वर, ठीक है। सॉरी जेटीपीसी ड्राइव है, क्या है, ओटीपीसी ड्राइव, ये सारे ड्राइव है।
फिर ये हाइप सर्वर से कनेक्टेड है। हाइप क्या है? हाइप ड्राइव से कनेक्टेड है, फिर मेटा स्टोरेज से कनेक्टेड है, फिर मेप रेड्यूस, फिर एच डी एफ एस। ठीक है, फिर आ जाएगा लास्ट में हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, एच डी एफ एस। तो ये जो होगा हाइव स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है एच बी एस। एच बी एस क्या है? ये क्या है? इट इज़ ए नो एसक्यूएल, नो क्वेरी, मतलब नो एसक्यूएल लैंग्वेज है। ठीक है, नो एसक्यूएल लैंग्वेज डाटाबेस है। हडूप इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है हडूप इकोसिस्टम का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है? ये स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है क्या, लार्ज स्केल स्पीयर, देखो, लार्ज स्केल और स्पीयर डाटा सेट को हैंडल करने के लिए इन रियल टाइम। क्या करता है? अभी तक हमारे पास रियल टाइम के लिए कुछ नहीं था। एचबीएस क्या है? रियल टाइम के लिए है, रियल रियल टाइम के लिए ओनली ऑन कॉलम ओरिएंटेड डाटाबेस। ये क्या करता है? जो केवल कॉलम ओरिएंटेड डाटाबेस है ना, उन्हीं पे काम करेगा। ठीक है, इसके यूज़ कहाँ है? ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम यूज़ होता है, और क्या है? सोशल मीडिया एप्लीकेशन में, और क्या होता है? रियल टाइम एनालिटिक्स में। ये रियल टाइम एनालिटिक्स होता है। इसमें क्या है? एचबीएस इज अ डाटाबेस दैट रन ऑन हडूप। हडूप पे रन करता है एंड प्रोवाइड अ फास्ट रियल टाइम अक्रॉस टू बिग डाटा, एक्सेस टू बिग डाटा। ये कहता है फास्ट, क्या कहता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है बिग डाटा के लिए। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक क्या है? नो एसक्यूएल डाटाबेस। क्या है नो एसक्यूएल डाटाबेस? बेसिक बेसिक जो जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ना डाटा हैंडलिंग के लिए, वो सारे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अभी तक एचबीएस वगैरह हो गया, हाइव हो गया, पिग हो गया, ये सारे जो थे डाटा हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो नो एसक्यूएल डाटाबेस इट इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस, एक टाइप का डाटाबेस है यूज टू स्टोर, क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए, मैनेज लार्ज वॉल्यूम डाटा, मतलब बड़े अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, नो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या था? नॉट ओनली एसक्यूएल। ठीक है, नॉट ओनली एसक्यूएल होता है। इसमें फिक्स्ड टेबल, रो एंड कॉलम नहीं। देखो इसमें क्या होता है? इसमें फिक्स टेबल, रो एंड कॉलम नहीं होते हैं, लाइक ट्रेडिशनल डाटाबेस। जैसे हमारे ट्रेडिशनल डाटाबेस था, उसमें फिक्स नंबर ऑफ रो होंगे, कॉलम होंगे। ठीक है, वो फिक्स टाइप का होगा। ठीक है, इट सपोर्ट स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, ये तीनों टाइप के डाटा को सपोर्ट करता है। और ये तीन टाइप का डाटा हमने यूनिट 1 में कवर रखा है। एग्जाम्पल हो जाए मोंगो डीबी, एच एस, नो एसक्यूएल का। ठीक है, अब हमारे पास आता है 3S, सिंपल स्टोरेज सर्वर। क्या है? थ्री, सॉरी, S3 क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्वर। ये क्या करता है? क्लाउड बेस्ड, देखो ये क्या है? क्लाउड बेस्ड पे एंड यूज, मतलब एक टाइप का ऐसा मॉडल है, समझो। सिंपल स्टोरेज सर्विस क्या कौन प्रोवाइड कर सकता है? क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसको हम जितना पे करेंगे उतना यूज करते हैं। तो अब समझो क्या है? इट इज एन ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम, एक ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम है वेयर डाटा इज सेफली स्टोर्ड। कहाँ? वहाँ पर क्या है? डाटा जो है बहुत सेफली तरीके से स्टोर्ड है। सॉरी, सॉरी, डाटा इज सेफली स्टोर्ड इन अ क्लाउड। यहाँ क्लाउड में स्टोर है एंड कैन बी एक्सेस एनी टाइम, हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डाटा पहले यूनिटी में स्टोर होगा, कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यूनिट में जो स्टोर होता है ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट स्टोर होगा बकेट में। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या था? ये ऑब्जेक्ट था, सॉरी, पहले हमारे पास यूनिट था, यूनिट को स्टोर कहाँ किया? ऑब्जेक्ट में। यूनिट को स्टोर किया ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को कहाँ कर दिया? बकेट में। ऑब्जेक्ट को तोड़ के कहाँ कर दिया? बकेट में। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है डाटा विजुअलाइजेशन। तो समझो डाटा कितने तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, सारा लिख दिया। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्केल चार्ट, बहुत सारे होते हैं, बता रहा हूँ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंट डाटा इन अ ग्राफिकल और विजुअल फॉर्म। हम कहते हैं डाटा को ग्राफिकल विजुअल फॉर्म में देते हैं, ताकि मतलब इजी वे में कोई भी उस चीज़ को समझ सके कि ट्रेंड क्या चल रहा है, फ्लो क्या चल रहा है। तो पहला था बार चार्ट। बार चार्ट मतलब समझ रहे हो? यूज टू कंपेयर वैल्यूज, मतलब ऐसे ये जो बार चार्ट होती है ऐसे बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट मतलब ऐसे ये लाइन में जाते हैं। ठीक है, ऊपर ये पाई चार्ट मतलब सर्कल में होता है, हम जान ही रहे होगी। और था स्केटर प्लॉट, मतलब ये पिंडी से डॉट 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 जो दिखाती है वो स्केटर प्लॉट होते हैं। ठीक है, फिर हमारा और भी है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इट शोज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डाटा ऑन बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस पे डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है? हीट मैप। हीट मैप का इट यूजेस कलर्स टू शो डाटा इंटीग्रिटी। ये क्या करता है? हीट मैप से डाटा की इंटीग्रिटी शो करता है। फिर ट्री मैप है, इट शोज हेरारिकल, मतलब ट्री समझ ही रहे हो ना, ये जो एक ये मेन नोड, फिर ऐसे करके जो चलता रहता है नोड, अब डाटा स्ट्रक्चर में पड़े हो गए। ठीक है, और डी में भी था ये। ठीक है, टूल क्या यूज़ करते हो? पावर बी आई, पाइथन, बी आर, मैटप्लॉटलिब जो पाइथन की लाइब्रेरी है, वो अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। ये थ्योरी लैंग्वेज है तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमारा आता है इंटरैक्टिव टेक्निक। इंटरैक्टिव टेक्निक्स क्या है? तो अभी हमारा जो मतलब समझो ऐसा है ना कि अब हमारा टॉपिक कुछ बचा नहीं है, तो मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट। तो इंटरैक्टिव टेक्निक क्या है? ये विजुअलाइज और डाटा एनालिसिस को ज़्यादा इंगेज बनाने के लिए था। इंटरैक्टिव टेक्निक मतलब सोचो हमने तो डाटा को फॉर्मल नॉर्मल ग्राफ फॉर्म में विजुअलाइज किया, अब इसको इंटरैक्टिव मतलब ग्राफ थोड़ा और अच्छे से कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है?
हमारे पास कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे होता है फिल्टरिंग, क्या करता है, सेलेक्ट रिलेटेबल डाटा, केवल जो रिलेट रिलेवेंट डाटा ही दिखाएगा। समझे, जैसे मान लो तुमको एग्रीकल्चर का चाहिए तो एग्रीकल्चर का ही डाटा दिखाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा जूमिंग। जूमिंग इट फोकस ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डाटा और व्यू, मतलब हम क्या करते हैं जूमिंग में, ये केवल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डाटा फोकस करके उसके और उसके व्यू पे, ठीक है। फिर आता है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन क्या करता है, it enable user to move from समराइज डाटा टू डिटेल डाटा स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास अगर एक समराइज डाटा है कि हाँ एक साल में हमारे पास इतना, मतलब सॉरी, एक साल में जो ये फार्मर का ग्रोथ है वो ऐसे बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं डिटेल में समझेंगे कि एक मंथ में कितना हुआ, फिर उसके मंथ में ऐसे करके, ठीक है। हॉवरिंग क्या करता है, ये एक्स्ट्रा इन्फो दिखाता है। जैसे हॉवर करना क्या करता है, कर्सर को अगर मान लो किसी बटन पे जाकर हॉवर करते हो तो वहाँ दिखाएगा ना कि ये स्टार्ट बटन है या पुश बटन है कि स्टॉप बटन है, ठीक है। फिर आता है शॉर्टिंग। इट इट रीअरेंज डाटा टू इजिली कंपेयरेबल, हम करते हैं इसमें डाटा को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था। तो हमारा हमारा देखो, अब हमारा जो मेन पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू आर बचा है, ठीक है। और इसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ आर। एक आर जो सॉफ्टवेयर है जिसके हम डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करने के लिए, आप अगर लैब होगा डाटा एनालिटिक्स का आपका लैब हो चल रहा होगा ना आपके कॉलेज में, उसमें एक सॉफ्टवेयर आप लैब में यूज़ किए जिसको हम आर बोलते हैं, ठीक है, जो डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो क्या है, ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी यूज़ कर सके, जो मेनली स्टैटिकल कंप्यूटिंग डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, स्टैटिकल कंप्यूटिंग कर सकते हैं और डाटा को विजुअलाइज करने के लिए। आर जी वाई क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या है, आर जी वाई, जब आर इंस्टॉल करते हैं तो इसका टू वे यूज, मतलब दो वे यूज़ करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। एक होता है जी यू आई, इस पर फोकस रहता है हमारा, जो है इस पर फोकस रहेगा मेन, ठीक है। अब जी यू आई इट है सर्वल मेन पार्ट्स क्या है, आर कंसोलर होगा, स्क्रिप्ट एडिटर कंसोलर मतलब डायरेक्ट कमांड रन करने के लिए, ठीक है। और स्क्रिप्ट एडिटर जब अपना कोड लिखते हैं उसको एडिट करने के लिए, आर कमांडर बिगिनर के लिए इजी जी यू आई मतलब प्रोवाइड करे, आर सीनी मतलब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉमन है जो आप लिख सकते हैं। एक प्रोग्राम में क्या होता है, कंसोल होगा, स्क्रिप्ट एडिटर होगा, कमांड होगा, स्किनी होगा, आप कुछ अपने हिसाब से जो और दो तीन है लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमारा आता है डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। डाटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब मीन्स ब्रिंगिंग डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, किसी एक्सटर्नल फाइल से हम डाटा लेते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट मतलब जब हम किसी एक्सटर्नल फाइल में डाटा को सेव करते हैं, बस। ये आर के टर्म में आप लिखते हैं ना। देखो ऑपरेशन क्या होता है, आर में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इंपोर्ट सी एस वी फाइल्स, इंपोर्ट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटेबल फाइल, इंपोर्ट फ्रॉम डीबी डाटाबेस, एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑपरेशंस हैं। टाइप्स ऑफ डाटा मतलब कितने टाइप के डाटा होते हैं, डाटा टाइप बताओ ना आर में। तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, करेक्टर होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लॉजिकल। न्यूमेरिकल में ओनली नंबर हो जाएगा, इंटीजर में मतलब ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप लोग आप जान रहे हो, इसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता, आप लोग ऑलरेडी जान ही रहे हो उन सब चीज़ों को, ठीक है। फिर हमारे आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ आर, ये आर का मेटा डाटा होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच किया जा सकता है एंड ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। ये समझो सीधा सीधा, एक लिखा हुआ है यार, ये मेटा डाटा होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच किया जाए एंड ऑब्जेक्ट के बारे में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। फिर कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन एट्रीब्यूट्स हमारा नेम एंड डी नेम, ठीक है, जिस डायमेंशन बोलते हैं। नेम ऑफ एलिमेंट हो गया, नेम मतलब नेम ऑफ एलिमेंट्स। डायमेंशन जो रो एंड कॉलम होगा मैट्रिक्स का। लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एंड वेक्टर लिस्ट, ठीक है। क्लास मतलब टाइप एंड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइप एंड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आता है रो नेम मतलब रो नेम इन अ डाटा फॉर डाटा फ्रेम, ठीक है। अब हमारा आता है अगला क्या, मेटा डाटा एंड डाटा। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा अबाउट, देखो डाटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा मतलब क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, डाटा के बारे में। इट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वर्क विथ इट, मतलब ये सिंपली सा क्या करता है, डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट की हेल्प करने में, अंडरस्टैंडिंग में। अटैक क्या करता है, लिंक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अटैच क्या करता है, लिंक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच कर देना, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ कुछ भी ज़्यादा नहीं है जो ऐसा, मतलब आपको इतना हैप्टिक नहीं लगेगा। देखो बस ये हाइप का जो ये हमारा जो आर्किटेक्चर है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आपको इसको सिंपल वे में समझना। पहले हमारा क्लाइंट सर्वर होगा, क्लाइंट सर्वर दो तीन तो कुछ भी लिख देना, थिप सर्वर, जेडीएस सर्वर, कुछ भी अपने हिसाब से। फिर हमारा हाइप सर्वर, ये हाइप सर्वर से कनेक्टेड होगा, हाइव यूआई होगा, फिर हाइव ड्राइव होगा, फिर सीएलआई होगा, फिर मेटा जहाँ मेटा स्टोर होता है, फिर मैप रेड्यूस, फिर हडूप आता है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, देखो हडूप इकोसिस्टम पढ़ के जाना, ये फिक्स है।
तुम्हारा 5वीं यूनिट से कोई मतलब हटा नहीं सकता इस क्वेश्चन को। विजुअलाइजेशन का टेक्निक पढ़ सकते हो, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, नो एसक्यूएल डाटाबेस सेटिंग इन एस3, उसकी जगह पे तुम आर भी कर सकते हो। आर जो है एक सॉफ्टवेयर है पूरा प्रॉपर, उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारा है, मैप रिड्यूस हडूप, ठीक है, मैप रिड्यूस हडूप हो गया, यार्न हो गया, ठीक है। ये सारे पढ़ के जाने हैं। और 3 केस पढ़ लेना, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। और एक बोनस पॉइंट मेरी तरफ से ये है, अब टाइप ऑफ, देखो ये क्वेश्चन होता है टाइप ऑफ डाटा एनालिटिक, ये 2 नंबर में आ सकता है। तो कितने टाइप के डाटा एनालिटिक होते हैं, तो आप उसमें क्या लिख के आओगे, उसमें लिखना डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता है व्हाट हैपन हो, जो क्वेश्चन जो हो कि क्या होने वाला है डाटा एनालिटिक्स से तब। डायग्नोस्टिक मतलब क्या होगा, डायग्नोस्टिक डाटा एनालिटिक्स से क्या होगा, वाई। प्रिडिक्टिव मतलब व्हाट विल, क्या हो सकता है। और और तुम्हारा मतलब ये तीन तीन बहुत है, तीन में तुम अपना आराम से 4 नंबर मतलब 2 नंबर के स्कोर कर लोगे। देखो मुझे यही लगा कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन है जो मुझे बता देने चाहिए, तो उन्होंने बता दिया। आपको टाइप ऑफ डाटा पढ़ लेना। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट 4 जो हो सके तो मॉर्निंग में आएगा, नहीं तो अभी डाल दूंगा मैं थोड़ी देर में। पॉसिबिलिटी कम है, मॉर्निंग में ही डालूंगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।